हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी जो क्लासेस चल रही थी वो एमपी बोर्ड क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हिसाब से चल रही थी, है ना। जहाँ पे हमने एक्सरसाइज मतलब कि प्रश्नावली 1.1 के पूरे एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो प्रश्नावली 1.2 के इंट्रोडक्शन की तरफ होगा। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फर्दर एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज में अपनी आएंगे, है ना। तो एक्सरसाइज 1.2 में आपकी जो है ये हमें करना है, यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता को सिद्ध करना है। मतलब कि कौन सी परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, उनकी अपरिमेयता को हमें सिद्ध करना है यहाँ पे। तो पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। देन उसके बाद फर्दर हम एक्सरसाइज में डायरेक्ट जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए सबसे बड़ी बात तो उसको हमको पहचानना पड़ेगा कि अपरिमेय संख्या को हम पहचानेंगे कैसे। जब पहचानेंगे तब तो सिद्ध कर पाएंगे ना। तो पहले देखते हैं कि पहचानते कैसे हैं। तो पहले देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या ऐसी संख्याओं को बोलते हैं बच्चों जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें बट्टे के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। कुछ भी लिख दो, 5/9, 8/7, 6/15, कुछ भी लिख दो। ये सब की सब क्या आपके परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन होती है परिमेय संख्या में कि जो हर है क्यूब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू की प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। तो एक तो पहचान हमें ये मिल गई अपरिमेय संख्या की पहचान, एक ये मिल गई हमें कि q शुड नॉट इक्वल्स टू बी 0, मतलब कि q मतलब कि हर की जगह 0 नहीं आना चाहिए कभी भी, पहली, ठीक है। दूसरी, ठीक है, अगर हर की जगह 0 आ गया तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। आई बात समझो। तो परिमेय संख्या में क्या होता है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या कहते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q के प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या क्या होगी फिर? अपरिमेय संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याओं को बोलते हैं बच्चों जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, मतलब कि बट्टे के फॉर्म में लिखी नहीं जा सकती। ऐसी संख्या जिन्हें हम बट्टे के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है। बस इसकी डेफिनेशन ही थी। तो पहचानेंगे कैसे? आई बात समझ में। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याओं को बोलते हैं जिन्हें हम बट्टे के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन इंग्लिश मीडियम में बताया था, वही रिपीट कर रहा हूँ हिंदी मीडियम में भी, है ना। पहली बात तो पहचान लिख लो कि p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। पहली पहचान क्या हो गई कि किसी भी अपरिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। पहली से पहचान हो गई कि किसी भी अपरिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरी बात, एक तो ये मिल गई। दूसरी पहचान क्या होगी कि अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग ना हो। जब कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई संख्या आ गई जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो वो भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। नहीं, यही बात समझ में। अंडर रूट लगाया 5 लगा दिया, अंडर रूट लगाया 25 लगा दिया। अब देखो 15 लगा दिया पहले लो, ठीक है। तो 15 क्या पूर्ण वर्ग है क्या किसी संख्या का? नहीं, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए क्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अंडर रूट 25 क्या है? 25 क्या है? 25 एक पूर्ण वर्ग है, किसका? 5 का। मतलब 25 का आंसर ये आएगा 5, और 5 क्या आपकी परिमेय संख्या है। तो दिस इज नॉट अ परिमेय संख्या है, ठीक है। तो कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं लिखी है, कोई भी संख्या लिखो पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए, और बाकी कोई भी हो, प्राइम नंबर हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, डजंट मैटर कौन सा नंबर है, ठीक है। अगर अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या कहलाएगी? वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। दूसरी पहचान कि अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग ना हो, ये बात लिख लेना, है ना, कि कभी भी अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आती अपरिमेय संख्या में। तीसरी बात,
तीसरी बात बच्चों, जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, मान लो संख्याएं जो होती हैं दशमलव वाली संख्या 3 तरह से होती है। दशमलव वाली संख्या कितनी तरह होती है? दशमलव वाली संख्या 3 तरह से होती है, ठीक है। ये 3 तरह से होती है दशमलव वाली संख्या। एक होती है दशमलव वाली संख्या जिसे हम कहते हैं शांत। क्या कहते हैं? शांत। मतलब ऐसी संख्या क्या होती है, दशमलव के बाद कुछ पॉइंट पर जाकर 0 हो जाती हैं, रुक जाती हैं, ठीक है। ऐसी संख्या को कहते हैं शांत संख्या है। शांत संख्या मतलब क्या, दशमलव के बाद कुछ स्टेप गया, फिर आगे जाके भाग से 0 हो गया, रुक गया, आगे भाग नहीं जाएगा। अशांत संख्या क्या होती हैं? कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, चलती रहती हैं, ऐसी चलती रिपीट होती रहती है, ठीक है। क्या होती रहती है? रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो ये संख्या कभी खत्म नहीं होंगी। जैसे अगर हम 10 को भाग देंगे ना 3 से, तो इसका आंसर आएगा 3 आता जाएगा। ये कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इस तरह की संख्याओं को बोलते हैं अशांत संख्याएं, ठीक है। और आती तीसरी संख्या। तीसरी संख्या ये होती है ऐसी संख्या जो खत्म भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती, ये चलती जाती हैं हर बार बदल बदल के। ऐसी संख्या जो ना तो खत्म होती है और ना ही रिपीट होती है। देखो ना, दशमलववादी खत्म हो गया, दशमलववादी खत्म हो गया, शांत हो गया। दशमलववादी खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसे क्या कह दिए? अशांत कह दिए। अब ये संख्या क्या होती हैं कि ये दशमलववाद ना तो खत्म ही होती है और ना ही रिपीट होती है। तो ऐसी संख्याएं जो ना तो शांत हैं, ना तो शांत हैं और ना ही अशांत। तो ये संख्या ऐसी होती है जो ना तो शांत होती है ना ही अशांत होती है, पता नहीं किस दुनिया में रहती है। इसके अंदर पाई भी आ जाता है आपका, पाई 22/7 होता है ना। अगर आप 22/7 का दशमलव क्या 3.14, ये एक्चुअल फिक्स मान नहीं होता बच्चों, रखे ना 3.4, बहुत लंबा होता है और इतना लंबा होता है ख़त्म भी नहीं होता, ना तो ख़त्म होगा ना रिपीट होगा, ठीक है। तो पाई भी इसके अंदर एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो संख्या होती है शांत और अशांत जो संख्याएं होती हैं, इन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो संख्याएं होती हैं जो ना तो शांति है और ना ही अशांत है, मतलब कि ऐसी संख्याएं जो ना तो ख़त्म ही हो पा रही हैं और ना ही रिपीट हो रही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं इन्हें बोलते हैं, इन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इन्हें P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और ऐसी संख्याएं जो ना तो शांत है और ना ही अशांत, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो एक अपरिमेय संख्या की पहचान यहाँ से मिल गई हमें कि ऐसी संख्या जो ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो शांति है और ना ही अशांत, तो वो भी क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो यहाँ पे हमने अपरिमेय संख्या की 3 पहचान देखी। पहली पहचान कि अपरिमेय संख्याएं कभी के अपरिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इट मीन्स मान लो कहने का मतलब कि Q के प्लेस पे 0 आ गया मान लो, ठीक है। तो Q के प्लेस पे 0 मतलब कि इनफाइनाइट हो गया। तो ऐसी संख्या जिनके प्लेस पे Q के प्लेस पे 0 आ जाए वो अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात हमने देखी, ऐसी अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी है जो कि पूर्ण वर्ग ना हो, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है रूट के अंदर, तो वो भी आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। दूसरी बात। तीसरी बात, अपरिमेय संख्या हमने देखी ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद ना तो खत्म ही हो पा रही है ना ही रिपीट हो रही है, ना तो शांत है और ना ही अशांत है, तो ऐसी संख्या भी क्या कहलाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्या है। ये भी आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आया? आ गया। अब यहाँ पे कुछ बात देखते हैं बच्चों। मान लो अगर हम कोई परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, इर्रेशनल, अपरिमेय संख्या, अगर हम रैशनल नंबर पे इर्रेशनल को प्लस कर देते हैं, मतलब कि अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो उसका आंसर क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को माइनस कर दें तब भी क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या है। अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परिमेय और अपरिमेय कुछ भी मिल सकता है। अगर हम अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ दें या फिर घटा दें तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें अपरिमेय ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आप समझ जाइएगा, ठीक है, कि अगर हम
परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई अपरिमेय के साथ करते हैं तो अपरिमेय मिलेगा। ठीक है, अपरिमेय परिमेय मिल सकता है। यहाँ पे अपरिमेय देखो, जैसे 3 क्या है, परिमेय संख्या है, 3 क्या है, परिमेय संख्या है। आपने 3 का मल्टीप्लाई अपरिमेय से √2 से कर दिया, 3√2, ये क्या हो गया, अपरिमेय मिल गया। अपरिमेय का मल्टीप्लाई परिमेय का मल्टीप्लाई अपरिमेय में करो। परिमेय संख्या मान लो आपने ले लिया √4 ले लिया, चलो ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर अपरिमेय परिमेय अपरिमेय मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कुछ भी मिल सकता है ना। तो ये बात हो गई हमारी इंट्रोडक्शन की, है ना, इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके साथ हम देख रहे हैं एक एग्जांपल, √2 को प्रूफ करना। तो आप इसको वीडियो को पॉज करें और जो काम की चीज़ें इसको नोट करें, फिर हम आते हैं आपके अपरिमेयता को सिद्ध करने की तरफ। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जल्दी पॉज करें। कर लिया पॉज, नोट कर लिया। अब देखिए आते हैं एक सिद्ध करने की तरफ। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा √2 का, इसको बड़े ध्यान से बताएंगे, बहुत ही आराम से। ठीक है, स्टेप एक स्टेप करके बताएंगे, आप बड़े ध्यान से समझिएगा। इसके बाद जो भी √3 √5 जो भी होगा सब सेम, मैंने सबको मेथड सेम रहेगा, बस डिजिट चेंज कर देनी है। √2 की जगह √3 होगा तो 3 कर दोगे, √2 की जगह 5 होगा तो √5 कर दोगे। बाकी सब का लिखने का ढंग तरीका सब एक ही रहेगा, है ना। तो एक क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से बड़े प्यार से समझ लीजिए और बाकी ऑटोमेटिक आपसे खुद बन जाएंगे, है ना। तो आते हैं अपरिमेयता की, अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता को सिद्ध करना। तो ये जो परिमेय अपरिमेय संख्या की जो अपरिमेयता है, इसको सिद्ध करने से पहले हम एक छोटा सा प्रमेय देखते हैं। प्रमेय क्या है आपका 1.4। प्रमेय 1.4 में बोला है कि अगर p कोई संख्या है, माना p कोई संख्या है, माना p कोई संख्या है, ठीक है, माना p कोई संख्या है और p a² को डिवाइड कर देती है, a² को विभाजित करती है। क्या करती है, a² को विभाजित करती है। क्या लिखा कि माना p कोई संख्या है, ठीक है, और p क्या कर देती है, a² को, मतलब a कोई संख्या है उसको क्या कर देती है, विभाजित करती है। अगर p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। क्या लिखा कि अगर p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। आई बात समझ में कि नहीं, ये बात है। देखो माना p कोई संख्या है, p कोई संख्या माना मैंने 10, p माना कोई संख्या 10 और a² की मान लो मैंने ले लिया 10 का स्क्वायर ले लिया, ये अभी 5 ले लिया, यहाँ पे 10 एक वैल्यू ले ली 10, एक की जगह ले लिया 10, तो मतलब कि 10 का स्क्वायर। अगर a² p से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि अगर 10² 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी क्या होगा, p से डिवाइड होगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि 10 भी 5 से डिवाइड होगा। देखो ना 10 के स्क्वायर कितना 100, अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा 10 भी क्या होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा ना। तो बस यहाँ पे यही बोला है कि अगर p किसी संख्या a² को डिवाइड कर रही है तो वही संख्या p उसी a को भी डिवाइड करेगी। ये बात याद रखिएगा। ये प्रमेय छोटा सा प्रमेय था, ठीक है। अब हम आते हैं रूट की तरफ, प्रूफ करने की तरफ। तो आपकी नई वाली एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर नहीं, मतलब 1.3 थ्योरम ही दे दिया इन्होंने ना, कि अपरिमेयता को सिद्ध करना। प्रमेय दे दिया 1.3, प्रमेय 1.3 दे दिया। क्या कर दिया, √2 सिद्ध कीजिए।
कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं ऐसा कर रहा हूँ मैं, ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए जल्दी, प्रमेय है ना, इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि बोर्ड की कमी पड़ेगी आगे चलकर, इससे अच्छा भी इरेज कर दूँ। इसको आप वो प्रमेय लिख लो जल्दी, है ना, मैं इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने का मतलब ये था कि थोड़ा बोर्ड में जगह ज़्यादा हो जाएगी मेरे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बोर्ड में जगह कम पड़ेगी। ठीक है, प्रमेय 1.3 था, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है ना, हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये जो अपरिमेयता सिद्ध करना है, कोई हमें इरेशनल नंबर दे दिया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम उल्टा मान लेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा, विरोध मानेंगे, विरोधाभास। ठीक है, उसको इंग्लिश में कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रोडक्शन में क्या होता है कि हम उल्टा लेके चलते हैं, उल्टा मान लेते हैं कि अगर ये अपरिमेय संख्या है तो हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, और फिर उसकी मतलब कि परिमेय संख्या के सारे गुण दिखा देंगे, और फिर लास्ट में बता देंगे कि हमने ऐसा गलत माना था, शुरू में ही गलत माना था। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए क्या होगा, ये परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या होगी, कुछ ऐसा है। तो लिखते हैं, हल करते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं, है ना। सबसे पहले हम इसके विपरीत मानते हैं। हम इसके विपरीत यह मानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या। √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई परिमेय संख्या लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। ठीक है, और q की प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए, q की प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ आपके p और q क्या है, p और q क्या है, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य मतलब कि p और q में जो गुणा वो HCF होगा, p और q का जो HCF होगा 1 होगा, 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर कॉमन नहीं होगा। अगर कुछ दूसरा नंबर कॉमन मिल गया तो वो आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब। तब अब क्या करते हैं बच्चों, q को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, इधर है ना, इधर ला दीजिए, तो आपका हो जाएगा √2 q बराबर p हो जाएगा। इसको समीकरण 1 दे दिए। अब क्या करें, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो √2 q का वर्ग बराबर p का वर्ग। तो √2 का वर्ग 2, q का वर्ग क्यूब का वर्ग, और p का स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है, 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्यूब स्क्वायर बराबर p²/2 आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 2 क्या कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है। 2 क्या कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं p² 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो लिखो यहाँ p² 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 से विभाजित हो रहा है। यहाँ p² 2 से विभाजित हो रहा है, और अगर p² 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब p भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब p भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा ना। और जब हम p को 2 से विभाजित करेंगे, p को 2 से विभाजित करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, आंसर आएगा कुछ ना कुछ। तो मैंने मान लिया आंसर क्या आ गया, C आ गया, ये आंसर हमने माना है।
क्या क्या माना है कि अगर हम किसी संख्या को, सॉरी माइक गिर गया था, सॉरी फिर बताता हूँ। अगर p स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब क्या, p भी 2 से विभाजित होगा, p भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा ना। और जब p को हम 2 से विभाजित करेंगे तो उसका आंसर कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो हमने मान लिया c आ गया। क्या माना कि आंसर c आया, ठीक है, ये माना है हमने, ठीक है, ये आंसर c आ गया। अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं बच्चों, 2 को इधर ले जाओ, 2 का गुणा c से कर दो तो p बराबर क्या मिलेगा, हमें 2c मिल जाएगा। p बराबर 2c मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना p बराबर 2c। अब क्या करो, ये जो p बराबर 2c मिला, p के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दो। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p के मान को समीकरण 1 में रख दो तो p कब कहाँ, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 क्यू बराबर p, समीकरण 1 ही लिखा है ना। तो p के यहाँ क्या कर दो, p का मान रख दो, p का मान क्या है 2c, 2c कर दिए। अब क्या कर दो, फिर से दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग। आप लोगों को मेथड थोड़ी ज़्यादा लंबी लिखती होगी, लगता होगा कितना साल लिखना पड़ेगा ना, 1-2 बार लगाओगे सब याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन अच्छे से आप कर लोगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर कर दो, दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट 2 का वर्ग 2, क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, और ऐसा करो यार एक स्टेप बढ़ा दो, अंडर रूट 2 क्यू का वर्ग बराबर 2c का वर्ग, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिए तो इसका वर्ग आ जाएगा 2, क्यू का वर्ग 2 का वर्ग 4, c का वर्ग। अब यहाँ से 2 से 4 कट रहा है, काट दो तो क्यू का वर्ग बराबर मिला 2c का वर्ग मिला। अब क्या करो, अब क्या करो कि 2 को इधर ला दो तो c स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 होगा। अब ध्यान से देखो q क्या हो रहा है, 2 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यहाँ 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये मैंने प्रमेय लिखवाई थी शुरू में, जो इरेज करवा दी, वही प्रमेय लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। और जब क्यू को 2 विभाजित करेगा तो उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, आंसर आएगा, मैंने मान आंसर आया डी, उसका आंसर मैंने मान लिया कि डी आएगा, डी आएगा। अब 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो क्यू बराबर मिल जाएगा 2 गुणे डी, 2d, 2d मिलेगा। इक्वेशन नंबर 4 दे दो। अब ध्यान से देखो समीकरण, अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो इक्वेशन 4 देखो और इक्वेशन नंबर 3 देखो। ये यहाँ पे इक्वेशन 3 में p बराबर 2c मिला और q बराबर 2d मिला। क्या हुआ, p बराबर 2c मिला और q बराबर 2d मिला। अगर हम ध्यान से देखें दोनों में क्या कॉमन, क्या मिल गया, 2 कॉमन आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पे लिखा तो दोनों क्या है, सहअभाज्य हैं। कभी भी दोनों में एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन संख्या नहीं मिलेगी, मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। तो ऐसा क्यों हुआ कि दोनों में कॉमन संख्या 2 आ गया, ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत माना था। क्या गलत माना था कि वो अंडर रूट 2 क्या है, एक परमेय संख्या है। आया समझ में, तो यहाँ पे लिखो पहले। अब समीकरण 1 व समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो यहाँ पे समीकरण 3 में p बराबर 2c और समीकरण q बराबर 2d मिला। अब यहाँ पे देखो ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये 2d कॉमन क्यों मिला, ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ लिखो ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पे लिख दो यार, जगह की बहुत कमी पड़ जाती है बोर्ड में मेरे, है ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि
हमने गलत अवधारणा की थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत अवधारणा की थी कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में यहाँ पे लिखो, वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वास्तव में √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अभी आपको सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे खाने हो गए हैं। आपको पहले खाने में ये लिखना है शुरुआत में, फिर सेकंड ब्लॉक आपका ये है, ये इसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद इस ब्लॉक से लिखोगे। फिर तीसरा ब्लॉक ये था आपका, ये पूरा तीसरा ब्लॉक था। और ये पिदिशा, जो भी पिदिशा ब्लॉक है वो आपका चौथा लास्ट में लिखना है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ होगी। प्लीज़ उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। इतना आप वीडियो को पॉज करें, नोट करें। अब फिर इसको मैं एक बार से वन शॉट में एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, है ना। एक बार से फिर एक डिटेल्स बता दे रहा हूँ कहाँ पे मैंने क्या किया था। आया समझ में? तो प्लीज़ वीडियो को पहले नोट करें, पॉज करें और देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे सिद्ध करने को बोला था। सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर किसी भी अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि वो संख्या उसके विपरीत मान लेते हैं। क्या करते हैं, विपरीत मान लेते हैं कि वो संख्या एक परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पे वही किया, हम इसके विपरीत यह मानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने ये माना पहले। जहाँ अगर देखो √2 क्या एक परिमेय संख्या, इसलिए हम परिमेय वो √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख दी। जहाँ p और q क्या है, सहअभाज्य है। यहाँ पे देख लेना को प्राइम को सहअभाज्य कहते हैं कि नहीं कहते। p और q क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब दो संख्याओं में HCF एक होना चाहिए, कॉमन। कुछ भी कॉमन ना हो, कॉमन कुछ भी ना हो, एक होना चाहिए, बस हो गया ना। अगर कॉमन एक है तो सहअभाज्य है, वरना सहअभाज्य नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे किया कि क्यू को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, पक्षांतर किया तो 2 का क्यू का इंटू √2 में हुआ, तो ये इंटू के बराबर p समीकरण एक नाम दे दिया। फिर यहाँ पे क्या कर दिया, इसी में दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया, तो वर्ग करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट मिला। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पे q² अपनी जगह पे है और p²/2। अब नीचे हमने लिखा है यहाँ p² 2 से विभाजित हो रहा है, p² 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब अगर p² 2 से विभाजित हो रहा है तो p भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। ये चीज़ लिखा। और फिर हमने p को 2 से विभाजित किया, उसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। हमने मान लिया c आएगा, आंसर क्या आएगा, c आएगा। जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, तो हमने माना c आएगा, ये c ले लिया। फिर 2 को पक्षांतर कर दिया, 2 का गुणा c में किया तो p = 2c मिल गया। ठीक है, फिर p का मान समीकरण 1 में रख दिया। फिर p को उठाकर ये जिसका जो मान है समीकरण 1 में रख दिया, और जब समीकरण 1 में मान रखा तो ये मिला। वापस से दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों को वर्ग करने के बाद हमें ये संख्या मिली। यहाँ पे q = 2d मिला, c = q² 2 मिला। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व किया हमने। ठीक है, तो c² = q² 2 मिला। फिर यहाँ पे लिखा है, यहाँ q 2² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2q को भी विभाजित करेगा। वही प्रमेय 1 से 3 बार लिखी हमने बात। फिर q/2 = d। अब हम q को 2 से डिवाइड करेंगे, q को 2 से डिवाइड करके उसका कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, हमने मान लिया d। ठीक है, फिर q = 2d। अब समीकरण, अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं समीकरण 3 और 4 का कंपेयर कर दिए। समीकरण 4 ये, समीकरण 3 दोनों कंपेयर किए तो समीकरण 3 में हमें p की वैल्यू मिली थी 2c और q की वैल्यू मिली थी 2d। जबकि हमने पहले ही शुरू में बता दिया था कि p और q दोनों क्या हैं, सहअभाज्य हैं, और इनमें कॉमन संख्या के सिर्फ और सिर्फ एक हो सकती है और कुछ कॉमन नहीं हो सकता। और इन दोनों में यहाँ से देखते हैं तो कॉमन क्या है, 2 है। ऐसा इसलिए हुआ, नीचे कंडीशन लिख दिया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत अवधारणा की थी कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। वास्तव में क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहीं से हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, नोट करें। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अंडर रूट 3 के प्रूफ की तरफ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और नोट करें।